स्वागत है आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी कक्षा 9 के छात्र हैं और 2023-2024 वार्षिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं हिंदी विषय का मॉडल पेपर। किस तरीके का पेपर आएगा शैक्षिक सत्र 2023-2024 में हिंदी विषय का, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और मेरे प्यारे बच्चों, इस मॉडल पेपर को मैं पूरा साल भी कराऊंगा, तो वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। और इस मॉडल पेपर में सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी मैंने लिया है, तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना, शेयर कर देना, अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी कर देना। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको मैं जानकारी दे दूं कि यदि आप हिंदी विषय की नोट्स बनाना चाहते हैं, चाहे हिंदी पद्य खंड हो, गद्य खंड हो, या हिंदी का व्याकरण खंड हो, या हिंदी का संस्कृत खंड हो, सभी से रिलेटेड वीडियो आप चैनल की प्लेलिस्ट में देख पाओगे। तो चलिए मैं आपका बिना समय गवाए हुए यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ। आप देख पा रहे होंगे वार्षिक परीक्षा 2023-2024 कक्षा 9 विषय हिंदी का मॉडल पेपर है और समय 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा आपको। और पेपर का पूर्णांक रहेगा 70 अंकों का। कितना? 70 अंकों का पूर्णांक रहेगा। और इसके बाद यहाँ कुछ सामान्य से निर्देश दिए गए हैं। पहला क्या है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। और अगला निर्देश दिया गया है, प्रश्न पत्र 2 खंड में विभाजित है, खंड आ और खंड बा। और इस यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, खंड आ यानी खंड का में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं। और ये जो 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न हैं, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है, यानी कुल 20 नंबर के प्रश्न बहुविकल्पी आएंगे हिंदी विषय में और खंड आ के अंतर्गत या का के अंतर्गत। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगला है यहाँ पर बिंदु, खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं और प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख निर्धारित अंक अंकित हैं। तो यहाँ आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा कि खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, खंड आ के अंतर्गत बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, पहला प्रश्न है और इन सभी प्रश्नों को आप जरूर तैयार कर लेना। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सभी, आप इन्हें जरूर तैयार कर लेना। इनसे संबंधित और कोई भी प्रश्न बनेगा तो मैं आपको बताता चलूंगा साथ ही साथ। मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न है, इंदुमती है तो इंदुमती क्या है? प्रथम उपन्यास है, निबंध है, प्रथम कहानी है, या इनमें से कोई नहीं? तो इंदुमती क्या है, इसका आप आंसर कमेंट करके बताना। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर मैं चाहता हूं कि आप लोग कमेंट करके बताओ। अगला प्रश्न है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है त्रिवेणी, अशोक के फूल, कल्पवृक्ष, साहित्य सीकर। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना कौन सी है? यहां पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, साहित्य सीकर। कौन सा ऑप्शन सही है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना कौन सी है? साहित्य सीकर। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, 100 अजान एक सुजान के लेखक कौन हैं? विकल्प कुछ इस प्रकार से हैं। पहला है विकल्प बालकृष्ण भट्ट, दूसरा विकल्प है राधा कृष्ण दास, तीसरा विकल्प है मेरे प्यारे बच्चों श्रीनिवास दास, चौथा विकल्प है प्रताप नारायण मिश्र। तो 100 अजान एक सुजान के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर क्या होगा? बाल कृष्ण भट्ट जी 100 अजान एक सुजान के रचनाकार हैं। यहाँ पर पहला ही विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, श्री चंद्रावती नामक नाटक के लेखक कौन हैं? पहला यहाँ पर विकल्प है जयशंकर प्रसाद, दूसरा है श्रीनिवास दास, तीसरा है हरिकृष्ण प्रेमी, चौथा विकल्प है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो श्री चंद्रावती नामक नाटक के लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। यहाँ पर चौथा वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, नूतन ब्रह्मचारी के रचनाकार कौन हैं? तो यहाँ पर पहला है विकल्प बालकृष्ण भट्ट, दूसरा विकल्प है लल्लू
लाल, तीसरा विकल्प है मोहन राकेश और चौथा है सदल मिश्र। तो यहाँ पर नूतन ब्रह्मचारी के रचनाकार कौन हो जाएंगे? बाल कृष्ण भट्ट। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, बाल कृष्ण भट्ट की रचना है। अगला प्रश्न है तुलसीदास की रचना नहीं है, यानी दी गई रचनाओं में से कौन सी रचना है जो तुलसीदास जी के द्वारा नहीं लिखी गई? पहला विकल्प है रामलला नाहछू, दूसरा विकल्प है पार्वती मंगल, तीसरा विकल्प है रामचंद्र का और चौथा विकल्प है यहाँ पर कवितावली। तो तुलसीदास की रचना नहीं है, कौन सी? राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, रामचंद्र का वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि रामचंद्र का किसकी रचना है? केशव दास जी की रचना है। रामचंद्र का केशव दास जी की रचना है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, राम भक्ति शाखा के कवि नहीं है। पहला है विकल्प अग्रदास, दूसरा है विकल्प चतुर्भुज दास, तीसरा विकल्प है नाभादास, चौथा है तुलसीदास। तो राम भक्ति शाखा के कवि कौन नहीं है? चतुर्भुज दास नहीं है, बाकी शेष तीनों राम भक्ति शाखा के कवि हैं। अगला प्रश्न है आलखंड का दूसरा नाम क्या है? पहला विकल्प है खुमान रासो, दूसरा है हमीर रासो, तीसरा है परमाल रासो और चौथा है बीसल देव रासो। तो आलखंड का दूसरा नाम क्या था? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? परमाल रासो हो जाएगा। आप जो है वीडियो को जरूर शेयर कर देना, लाइक कर देना, पढ़ते रहना, मस्त रहना, स्वस्थ रहना। और मेरे प्यारे बच्चों आपसे निवेदन है कि आप लोग भी अच्छे से तैयारी करना स्टार्ट कर दो। आलखंड का दूसरा नाम क्या है? मैंने आपको बताया परमाल रासो है। प्रश्न संख्या 9 है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। आदिकाल का ग्रंथ नहीं है। पहला विकल्प है पद्मावत, दूसरा है बीसल देव रासो, तीसरा है कीर्तलता और चौथा विकल्प है आलखंड। तो आदिकाल का ग्रंथ कौन सा नहीं है? दिए गए विकल्पों में से राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? पद्मावत जो है यह आदिकाल का ग्रंथ नहीं है, क्योंकि यह मलिक मोहम्मद जायसी जी के द्वारा रचित ग्रंथ है, जो कि भक्ति काल का है। किस काल का? भक्ति काल का है, क्योंकि मलिक मोहम्मद जायसी ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रेम मार्गी काव्य धारा के कवि थे और यह ग्रंथ इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी का ग्रंथ है। अगला प्रश्न है कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नहीं है। दिए गए विकल्पों में से कौन है जो कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नहीं है? पहला विकल्प है नंददास, दूसरा है सूरदास, तीसरा है परमानंद दास और चौथा है नाभादास। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? कृष्ण भक्ति शाखा के कवि कौन नहीं है? नाभादास नहीं है। अगला प्रश्न है वीर रस का स्थायी भाव क्या है? तो यहाँ पर विकल्प है पहला उत्साह, दूसरा है क्रोध, तीसरा है भय और चौथा है शोक। तो वीर रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? उत्साह हो जाएगा। पहला वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। देख रूप लोचन ललचाने हरसे जनु निधि पहचाने में निम्नलिखित रस कौन सा है? पहला विकल्प है करुण रस, दूसरा है शांत रस, तीसरा है वीर रस, चौथा है विकल्प श्रृंगार रस। तो देख रूप लोचन ललचाने हरसे जनु निधि पहचाने में कौन सा रस है? यहाँ पर श्रृंगार रस है। चौथा वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है केकी रौकी नूपुर धुनि सुन जगती जगती की भूख प्यास में कौन सा अलंकार है? तो मैं जब आपको अलंकार पढ़ाऊंगा तो बिल्कुल आपको रट जाएंगे, अलंकार अच्छे से समझ में आ जाएंगे। फिलहाल यहाँ पर कौन सा अलंकार है? तो मेरे प्यारे बच्चों पहला विकल्प है यमक अलंकार, दूसरा है उत्प्रेक्षा, तीसरा है अनुप्रास, चौथा है रूपक। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? यहाँ पर यमक अलंकार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जगती जगती दो बार लिखा है और दोनों का अर्थ अलग अलग है। जहां पर एक शब्द दो बार आता है दोनों का अर्थ क्या हो जाता है? अलग अलग हो जाता है, वहां पर यमक अलंकार होता है। अगला प्रश्न है महापुरुष का समास विग्रह क्या होगा? तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा। पहला है विकल्प महा प्लस पुरुष, दूसरा है श्रेष्ठ प्लस पुरुष, तीसरा है महान प्लस पुरुष, चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा इस प्रश्न का मेरे प्यारे बच्चों?
इसका राइट आंसर हो जाएगा महान प्लस पुरुष, यानी तीसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उसका विद्यालय कहाँ है, इस वाक्य में विराम चिन्ह लगेगा। तो यहाँ पर कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? पहला है विकल्प अल्प विराम, दूसरा है पूर्ण विराम, तीसरा है प्रश्नवाचक, चौथा है योजक। तो उसका विद्यालय कहाँ है, इस वाक्य में विराम चिन्ह लगेगा। कौन सा विराम चिन्ह लगेगा मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्नवाचक। अगला प्रश्न है, माथा का तद्भव रूप क्या है? पहला है विकल्प सिर, दूसरा विकल्प है तिलक, तीसरा है मस्तक, चौथा विकल्प है भाल। तो माथा का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? मस्तक हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, आकाश का विलोम क्या है? तो आप सभी जानते हैं आकाश का विलोम क्या होता है? पाताल होता है। और अम्बु, जल, तोय आदि कहलाते हैं। तो ये सभी क्या कहलाते हैं? पर्यायवाची कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये कमल के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है, नयनम में संधि कौन सी है? तो यहाँ आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। पहला है विकल्प गुण संधि, दूसरा है दीर्घ संधि, तीसरा है यड़ संधि, चौथा है वृद्धि संधि। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? नयनम में संधि कौन सी है? अयाधि संधि है। कौन सी? यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, अयाधि संधि है, जो कि विकल्प में नहीं छपा हुआ है। तो राइट आंसर क्या होगा? अयाधि संधि हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, चतुर्थी विभक्ति है। पहला विकल्प है करण कारक, दूसरा है संप्रदान कारक, तीसरा है अधिकरण और चौथा है कर्म कारक। तो चतुर्थी विभक्ति क्या है? तो यहाँ पर संप्रदान कारक राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर खंड बा के अंतर्गत, यहाँ आप ध्यान दीजिएगा 50 नंबर के प्रश्न आएंगे और इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको उत्तर पुस्तिका में, यानी जो कॉपी आपको मिलेगी उस पर लिखना होगा। और जो 20 प्रश्न आएंगे उनका आंसर आपको OMR शीट में फिल करना होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा 21 का के अंतर्गत प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, गद्यांश पहला है, अरे मूर्ख, यह क्यों नहीं कहता कि जो कुछ ना होना था हो चुका, जो कुछ होना था वह कहाँ हुआ, माँ बाप ने बेटे का सेहरा कहाँ देखा, मृणालिनी का कामना तरु क्या पल्लव और पुष्पित से रंजित हो उठा, मन के वह स्वर्ण स्वप्न जिनसे जीवन आनंद का स्रोत बना हुआ था क्या पूरे हो गए। तो यह जो गद्यांश है किस पाठ से है? चलिए मैं यहाँ पर प्रश्न दिखा दूं। प्रश्न कैसे आएंगे? पहला प्रश्न है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, और दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तीसरा है यहाँ पर प्रश्न माँ बाप ने क्या नहीं देखा। तो मेरे प्यारे बच्चों आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, यह जो गद्यांश है किस पाठ से लिया गया है? मंत्र शीर्षक पाठ से लिया गया है, जिसके रचनाकार हैं मुंशी प्रेमचंद जी। आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अथवा में भी यहाँ गद्यांश दिया गया है। क्या है? धन्य हो हे अगम अगोचर अलख अपार देव, तुम ही मेरी चिंता करो। तो यह जो गद्यांश है किस पाठ से लिया गया है? यह लिया गया है गुरु नानक देव। किस पाठ से लिया गया है? गुरु नानक देव शीर्षक पाठ से लिया गया है, और जिसके लेखक हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा यह पाठ लिखित है। और इसके नीचे भी 3 प्रश्न दिए गए हैं। आपको किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों का उत्तर करना होगा, जिसके लिए आपको 6 नंबर मिल जाएंगे। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों 22 का के अंतर्गत है, निम्नलिखित पद्यांश में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर भी आप देख पाएंगे 2 पद्यांश दिए गए हैं। आपको किसी एक पद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों का आंसर करना होगा। तो पहला है यहाँ पर पद्यांश, इड़ा उठी दिख पड़ा राजपथ धुंधली सी छाया चलती। यह किस पाठ से लिया गया है? पुनर्मिलन। यहाँ आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, पुनर्मिलन शीर्षक पाठ से लिया गया है। लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। मेरे प्यारे बच्चों जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। और इसके बाद आपको करना क्या है? किसी एक पद्यांश के नीचे दिए गए
प्रश्नों का उत्तर देना है, जिसके लिए आपको 6 नंबर मिलेंगे। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ आप अथवा में भी देख रहे हैं, पायो जी महतो राम रतन धन पायो, तो यह पदावली शीर्षक पाठ से लिया गया है। और इस पदावली शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन हैं? मीराबाई जी हैं। आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, मीराबाई जी के द्वारा रचित है पदावली शीर्षक पाठ। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 23 का है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद अपने शब्दों में कीजिए। तो संस्कृत के 2 गद्यांश आएंगे, आपको किसी एक का संदर्भ और हिंदी अनुवाद करना होगा, जिसके लिए आपको 4 नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पर पहला गद्यांश है, विश्व विश्रुता स्वामी विवेकानंद अस्थैव महाभागस्य शिष्य आसीन। तो यह किस पाठ से लिया गया है? यह लिया गया है परमहंस और आगे क्या है? राम कृष्ण, परमहंसा राम कृष्ण शीर्षक पाठ से लिया गया है। और मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 23 खा का अथवा है यहाँ पर जो गद्यांश, यह किस पाठ से लिया गया है? तो यह लिया गया है कृष्ण गोपाल नंदना शीर्षक पाठ से। किस पाठ से? कृष्ण गोपाल और इसके बाद क्या है? नंदना शीर्षक पाठ से लिया गया है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। और यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, आगे प्रश्न संख्या है, आप ध्यान दीजिएगा 23 का खा ही है, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 2 पद्यांश दिए गए हैं, आपको किसी एक पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना होगा। और मेरे प्यारे बच्चों, इसके लिए आपको 4 नंबर मिलेंगे। तो पहला है यहाँ पर पद्यांश किस पाठ से है? सत्यस्य व्रतम सत्यम परम त्रिय सत्यम और सत्यस्य योनिम निहितम चा सत्य। तो यह किस पाठ से है? मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, यह वंदना शीर्षक पाठ से लिया गया श्लोक है, जो कि मैं पढ़ा चुका हूं, वंदना शीर्षक पाठ को। इसके बाद यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, अथवा में भी पद्यांश है, और यह पद्यांश किस पाठ से है? तो यह लिया गया है, आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, किस पाठ से? पुरुषोत्तम रामा शीर्षक पाठ से लिया गया है। फिर प्रश्न संख्या 24 है, लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के शीर्षक की उपयुक्तता पर अपने विचार प्रकट कीजिए। अथवा यहाँ पर दीपदान एकांकी की प्रमुख स्त्री पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। आपको किसी एक प्रश्न का उत्तर देना होगा, जिसके लिए आपको 5 नंबर मिलेंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, 25 का प्रश्न है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए किन्हीं 2 यानी उनकी किन्हीं 2 रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, मुंशी प्रेमचंद, काका कालेलकर, आपको किसी एक लेखक का जीवन परिचय और उनकी 2 रचनाओं का नाम लिखना होगा। और इसी तरह से यहाँ पर निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किन्हीं 2 रचनाओं का नाम लिखिए। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, मीराबाई, कबीरदास, रहीम, आपको किसी एक विषय पर जीवन परिचय और उनसे संबंधित रचना का उल्लेख करना है। और मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 26 है, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो संस्कृत के 4 प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं, आपको किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में देना होगा। अगला प्रश्न संख्या 28 है, निम्नलिखित मुहावरे एवं लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ बताते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट मुहावरे हैं। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 29 है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पर आप 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करेंगे तो आपको 4 नंबर मिलेंगे। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या यहाँ पर 30 है, अस्वस्थ होने के कारण अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को कैसे सूचित करेंगे? अथवा प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए जिसमें आकस्मिक अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए जिसमें 2 दिन का अवकाश मांगा गया हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग अपना इलाज करवा लें और साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। मैंने आपको बता दिया है कि हिंदी विषय में कब, कहाँ, कैसे, कौन आएगा, और आप सभी लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें।
जय हिंद।